क्या डिस्कस किया कि जो वन डायमेंशन एरे को हमने डिस्कस किया। ठीक है, वन डायमेंशन या फिर सिंगल भी बोल सकते हो आप, या फिर इस तरीके से 1D एरे भी आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, उसमें क्या था, जो आपका मेमोरी एलोकेशन हो रहा था वो आइदर हॉरिजॉन्टली एक्सपांड हो रहा था या फिर उसको हम वर्टिकली एक्सपांड कर रहे थे। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक ही डायरेक्शन में उसका एक्सपांशन हो रहा था, तो उसको हम क्या बोलते थे, वन डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते थे कि एलिमेंट को स्टोर करवाते थे। अब जो नेक्स्ट आएगा आपका टॉपिक है वो क्या है, 2D एरे है आपका। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में, वो हम डिस्कस करेंगे 2D एरे के बारे में। तो यहाँ 1D था, तो क्या था हमारे पास, वो हॉरिजॉन्टली एक्सपांड कर रहा था या फिर वर्टिकली एक्सपांड कर रहा था। 2D है तो क्या करेगा, वो हॉरिजॉन्टल भी एक्सपांड करेगा एज वेल एज वर्टिकल में भी वो एक्सपांड होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो कि हमारा टेबल होता है इस तरीके से। तो ये आपका कुछ इस तरीके से एक्सपांशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दो कंपोनेंट होंगे। हॉरिजॉन्टल को रिफर करने के लिए जो हम कंपोनेंट यूज करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, रो। और वर्टिकल को हम रिफर करेंगे किसकी मदद से, तो कि कॉलम। ठीक है, जो कि टेबल में होता है। तो ये वाला जो टेबल यहाँ पर ड्रॉ किया गया है उसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं बता सकता है कोई? 3 नंबर ऑफ रो 3 यहाँ पर मैंने क्या बताया, हॉरिजॉन्टली जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। तो हॉरिजॉन्टली क्या है, ये वाला है 1 2 3 4 इस साइड में इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, रो कितने हुए, 4 रो हो गए। और वर्टिकली जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम। तो ये क्या हो गया आपका, वर्टिकल बार हो गए। तो कॉलम कितने हैं आपके पास, 3 है। समझ में आ रहा है सबको? यस ओके, तो इस तरीके से अगर आपका कोई भी डेटा है उसको आपको कंप्यूटर में फीड करवाना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, 2D एरे का इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा ही होगा सब लोगों ने। तो मैट्रिक्स आपका किस तरीके से होता है, तो मैट्रिक्स अगर 3x3 का मैट्रिक्स है आपके पास तो उसके अंदर कितने, 3 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। तो ये मैट्रिक्स है आपका जो कि है 3x3 का। ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स है, उसके सारे एलिमेंट को आपको स्टोर करवाना है एरे के अंदर। तो आपको कौन सा एरे चाहिए, तो कि 2D एरे की रिक्वायरमेंट होगी। तब आप क्या कर सकते हो, मैट्रिक्स के जो ये सारे एलिमेंट है उसको आप क्या करवा सकते हो, आपके एरे के अंदर स्टोर करवा सकते हो। बाद में हर एक एलिमेंट को एक्सेस करके आप क्या कर सकते हो, उस पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो वो ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि दो अलग अलग मैट्रिक्स है आपके पास 3x3 के, और दोनों के बीच में आपको क्या करवाना है, एडिशन का टास्क करवाना है। तो आप क्या कर सकते हो, एडिशन का टास्क करवा सकते हो। एडिशन का प्रोसेस किस तरीके से होगा वो आपको पता होना चाहिए, जो कि आप मैथ्स के अंदर पढ़ चुके होंगे। मैट्रिक्स पढ़ लिया ना सबने मैथ्स में, यस और नो? सर ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? अभी आपका जो मैथमेटिक्स का क्लास हो रहा है उसमें मैट्रिक्स नहीं आता आपको सिलेबस में? नहीं सर, अभी लॉगरिथम चल रहा है। ओके, कोई बात नहीं। तो इसका ऑपरेशन जब होगा हम इसके लिए प्रोग्राम बनाएंगे तो मैं आपको एक एग्जांपल मैथमेटिक्स में सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम प्रोग्राम पे
डेवलप करेंगे सेम चीज को। अभी हमें डिस्कस करना है क्या कि 2 डायमेंशनल एरे है, तो उसको हम जो हर एक एलिमेंट है उसको हम किस तरीके से इंडेक्स के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हम 1 डायमेंशनल एरे था हमारा, तो उसमें हम क्या करते थे, हमारे पास एक ही इंडेक्स था, 0 से स्टार्ट होके जो हमारा एरे का साइज था वहां तक। ठीक है, तो यहाँ ये जो 1 डायमेंशनल एरे है उसमें से मुझे फॉर एग्जांपल 3rd नंबर की इंडेक्स का कोई भी एलिमेंट जो एलिमेंट है उसको एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिखता था, ए ऑफ 3 लिखता था। ठीक है, लेकिन ये कब, जब आपका एरे होगा 1D सिंगल डायमेंशन। अगर आपका एरे 2 डायमेंशनल वाला होगा तो आपका जो ये एक्सेस करने का जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, स्लाइटली चेंज हो जाएगा। उसमें हम किस तरीके से लिखेंगे तो अभी हम देखते हैं। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो ये हर एक जो पोजीशन है यहाँ पर उसको हम किस नंबर के जरिए रिप्रेजेंट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर पहले फॉर एग्जांपल वापस से यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं 3x3 का मैट्रिक्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, अब ये जो मेरी रो है, ठीक है, तो यहाँ पर भी 2x2 मैट्रिक्स होगा या फिर आपका 2 डायमेंशनल एरे होगा। उसमें जब हम वैल्यू को स्टोर करवाएंगे, 2 डायमेंशनल एरे मतलब क्या होगा, आप ऐसा सोच सकते हो कि एक आपका हॉरिजॉन्टल एरे है और दूसरा आपका कौन सा है, वर्टिकल एरे है। इस तरीके से एक्चुअल में ऐसा नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से उसको सोच सकते हो। ठीक है, तो रो आपका क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 1 और 2। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका वर्टिकल सिंगल डायमेंशनल एरे है, उस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको उसका फर्स्ट इंडेक्स क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, उसके बाद 1, उसके बाद 2। सेम वे में आपका जो ये कॉलम है, ठीक है, कॉलम है आपका, वो क्या होगा, 0 1 एंड 2। समझ में आ रहा सबको यहाँ तक? यस सर। ओके, अभी ये जो एलिमेंट है उसको मुझे रिफर करना है इंडेक्स के जरिए, तो मैं क्या करूंगा कि रो नंबर 0 और कॉलम नंबर 0, अगर रो नंबर 0 है और कॉलम नंबर भी 0 है तो आपको कौन सा एलिमेंट मिलेगा, जो यहाँ पर ब्लैक पेन से मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है वो एलिमेंट आपको वहां पर मिलेगा। जहां पर दोनों मैच होते हैं, क्रॉस होते हैं, वो एलिमेंट आपको मिलेगा। 0 0 पर क्या मिलेगा, ये वाला एलिमेंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम एलिमेंट की वैल्यू यहाँ पर एंटर करवा देते हैं ताकि आप ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको समझ पाओ। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल 9 एंटर वैल्यू डाल देता हूँ, फिर 8, यहाँ पर 15, 73, 39, 42, 12, यहाँ पर 17 और 33। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से आपके पास वैल्यू स्टोर की गई। अभी आप ऐसे एज्यूम कर लो कि हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है, ठीक है, और 0 0 की जो एलिमेंट है उसको वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, तो कि 9 वैल्यू मुझे मिलेगा। यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगा, अगर 0 नंबर की रो और 0 नंबर की कॉलम में मुझे एलिमेंट चाहिए तो वो कौन सा होगा, 9 नंबर वाला होगा। और उसको हम प्रोग्रामिंग में किस तरीके से लिखेंगे, फॉर एग्जांपल ये एरे का नाम हमारा क्या है, ए है, कैपिटल ए है, तो 9 नंबर की वैल्यू को मुझे एक्सेस करना है, तो मैं किस तरीके से लिखूंगा कि पहले ए लिखूंगा, एरे का नाम जो भी है वो, जैसे हम 1 डायमेंशनल में लिखते थे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में वापस से 0 लिखेंगे। तो ये जो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें आपको क्या लिखना है, रो नंबर लिखना है, और दूसरा जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें आपको कॉलम नंबर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा रो नंबर 0, कॉलम नंबर 0,
तो रो 0 और कॉलम 0 जहां पर क्रॉस हो रहे हैं वहां पर जो भी एलिमेंट है उसकी वैल्यू हमें ये स्टेटमेंट की मदद से मिल सकती है। तो यहाँ पर वो कौन सा है, रो 0 कॉलम 0, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 9 मिलेगी। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो अगर मैं लिखता हूं ए ऑफ 20, तो मुझे यहाँ पर वैल्यू कौन सी मिलेगी ए ऑफ 20 में? 12 15 ओके, एक आंसर आया 12, दूसरा 15, और कोई? 15 ओके 15 अगेन, और कोई? यहाँ पर देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि ए ऑफ 20, पहला कौन सा है आपका, पहला नंबर जो पहले जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है नंबर इंडेक्स, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो कि वो रो को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को। तो आपको 2 नंबर की रो को कंसीडर करना है। रो नंबर 2 कहाँ पर है, ये जो रेड पेन से लिखा हुआ है वो रो है, और ग्रीन कलर से जो लिखा है वो आपका कॉलम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर की रो में हमें जाना है। ओके, 2 नंबर की रो पर चले गए। उसके बाद कॉलम की जगह कौन सा इंडेक्स है, तो कि 0, तो 0 नंबर की कॉलम को आपको कंसीडर करना है यहाँ से आते हुए, और 2 नंबर की कॉलम को कंसीडर करना है। जहां पर भी क्रॉस होता है वो आपका एलिमेंट है। ठीक है, वो आपको वहां पे मिलेगा। तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट मिलेगा, तो कि 12 मिलेगा, ना कि 15। 15 कब मिलेगा, कोई बता सकता है? अगर मुझे 15 वैल्यू चाहिए तो मुझे एक्सप्रेशन क्या लिखना होगा यहाँ पर, 2 0 के बदले ए ऑफ 0 के 02 बदले लिखेंगे, 2 ए ऑफ 02 लिखेंगे, क्योंकि 15 कहाँ पर है आपका, 0 नंबर की रो पर और 2 नंबर की कॉलम पर। तो पहले फर्स्ट ऑलवेज आपको क्या देना है, रो नंबर देना है, और सेकंड जो देना है ऑलवेज कॉलम नंबर देना है। ठीक है, ये आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ये प्री डिफाइंड रूल है। ठीक है, पहले जो वैल्यू दिया होगा वो कंपाइलर उसको रो नंबर ही कंसीडर करेगा। अगर आपने उसको कॉलम नंबर समझ के दे दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट जो होगा वो आपका ऑलवेज क्या होगा, रो नंबर होगा, और दूसरा जो वैल्यू होगा इंडेक्स का वो आपका क्या होगा, कॉलम नंबर होगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो अभी। है किसी को डाउट इसमें? नो सर। नो सर। ओके, तो ये आपका हो गया 2 डायमेंशनल एरे, और उसको हम किस तरीके से एक्सेस करेंगे उसके एलिमेंट को, वो हमने देख लिया। जिस तरीके से हमने एलिमेंट को एक्सेस किया उसी तरीके से हम कोई भी पोजीशन पर उसके एलिमेंट को क्या करवा सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वापस से एक बार यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको सेम एरे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको पोजीशन दिखाता हूँ हर एक एलिमेंट की। ठीक है, इंडेक्स के अगर इंडेक्स नंबर आप कंसीडर करोगे तो उसका पोजीशन क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, ए ऑफ 00 होगा, फिर ए ऑफ 01 होगा, फिर ए ऑफ 02 होगा, फिर नेक्स्ट में क्या होगा, ए ऑफ 10, उसके बाद ए ऑफ 11, उसके बाद ए ऑफ 12, फिर थर्ड रो में ए ऑफ 0 नंबर का कॉलम है। ठीक है, बाद में ए ऑफ 1, उसके बाद ए ऑफ 2, तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन होगा 2 डायमेंशनल एरे ए का, वो इस तरीके से उसका मेमोरी एड्रेस, सॉरी इंडेक्स की नजरिए से इस तरीके से आपका उसका एड्रेस नोटेशन होगा।
ठीक है, ए ऑफ 00, ए ऑफ 01, ए ऑफ 02। अगर आपको इनमें से कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो वो किस तरीके से कर सकते हो, तो यहाँ पर जो भी इंडेक्स का नंबर निकल के आ रहा है उसको आपको सिंपली यूज करना है। ठीक है, और सेम वे में अगर कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको कोई भी एलिमेंट को स्टोर करवाना है, फॉर एग्जांपल आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुझे जो ए ऑफ 11 है वहां पर मुझे जो वैल्यू है वो 53 को स्टोर करवाना है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, ए ऑफ 11 इज इक्वल टू 53। तो आपका जो 2 डायमेंशनल एरे होगा वहां पर जो रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 जो भी एलिमेंट के लिए रिजर्व किया गया है वहां पर क्या स्टोर हो जाएगा, 53। तो वो पोजीशन कहाँ पर है, अगर आप रिप्रेजेंटेशन में देखो तो यहाँ पर एग्जैक्ट मिडल में है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस रिप्रेजेंटेशन में किसी को कोई डाउट है? सर। ओके, अगर मुझे 33 नंबर यहाँ पर देखो राइट साइड कॉर्नर में जो 33 नंबर है उसको मुझे एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिखूंगा स्टेटमेंट, A of 22. ए ऑफ 22। ओके, तो मुझे क्या मिलेगा, 33 मिलेगा। और अब मुझे क्या करना है कि ए ऑफ 12 की जगह मुझे क्या करवाना है, कोई नंबर को स्टोर करवाना है, तो मैं क्या स्टेटमेंट लिखूंगा, सर रिपीट करिए एक बार। ए ऑफ 12 वाली पोजीशन है, यहाँ पर मुझे कोई नंबर को स्टोर करवाना है, तो मैं क्या स्टेटमेंट लिखूंगा यहाँ पर, A of 1 2 A is of equal 11 to is equals to A of 1 2 is equal ए ऑफ 12 इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 23 को स्टोर करवाना है। ठीक है, तो अगर ये हमारा एरे ए है, ठीक है, और उसके ऊपर मैं ये स्टेटमेंट अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर देखो ए ऑफ 12 की पोजीशन पर ऑलरेडी 39 नंबर स्टोर किया गया है। जैसे ही हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ये 39 नंबर क्या हो जाएगा, वहां पर वाइप आउट हो जाएगा और उसकी जगह कौन सा नंबर आ जाएगा, क्योंकि जो हमने 23। लेटेस्ट में उसको दिया है वो वाला 23। समझ में आ रहा है सबको? जैसे सिंपल वेरिएबल का वैल्यू वाइप आउट हो जाता था, वैसे ही एरे के अंदर जो एलिमेंट है उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा। और अल्टीमेटली जो एरे का जो इंडिविजुअल एलिमेंट है वो आपका सिंपल वेरिएबल की जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसको ही वो फॉलो करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? Yes sir. ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका जो ये ये 2 डायमेंशनल एरे है जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ठीक है, उसका कंप्यूटर के अंदर मेमोरी में जो स्पेस है वो किस तरीके से अलोकेशन होता है स्पेस का। 1 डायमेंशनल एरे में किस तरीके से होता था, कोई बता सकता है? A of 5 अगर कितनी रखनी हो स्टोरेज तो। ओके, और कोई आंसर? वन डायमेंशनल एरे में जब हम उसको डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में अलोकेशन किस तरीके से होता है उसकी स्पेस का? A of 5 करके ए ऑफ 5 करके तो हम क्या करते हैं, डिक्लेरेशन बोल देंगे उसको। क्या बोलते हैं हम, डिक्लेरेशन। सपोज इंटीजर ए ऑफ 5 किया तो ये क्या हुआ, आपका डिक्लेरेशन हुआ। आपने एरे को डिक्लेयर किया, यानी कि आपने कंप्यूटर को, कंपाइलर को ये बताया कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रोग्राम में एरे ए
नाम का एक एलिमेंट वेरिएबल चाहिए और उसका साइज क्या होना चाहिए, तो उसके अंदर मुझे 5 एलिमेंट स्टोर करने की स्पेस चाहिए और हर एक एलिमेंट इंटीजर टाइप का होगा। तो जब कभी भी आपका ये स्टेटमेंट कंपाइलर रीड करेगा तो कंपाइलर मेमोरी में अलोकेशन करेगा। ठीक है, ये बात मैंने बताई थी, हमने एड्रेस भी निकाले थे कि किस तरीके से वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मेमोरी में अलोकेशन होगा आपका, कितने ब्लॉक्स चाहिए आपको, तो कि 5 डिफरेंट एलिमेंट को आपको स्टोर कराना है, तो आपको 5 ब्लॉक्स चाहिए और हर एक ब्लॉक की जो साइज होगी वो कितनी होगी, कोई बता सकता है? हर एक ब्लॉक की साइज कितनी होगी? 2 बाइट। यस, कितना होगा साइज हर एक का? 2 बाइट होगा, क्योंकि हमारा जो इंटीजर डेटा टाइप है उसका साइज कितना है? 2 बाइट है। और हमारा जो ये एरे है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सभी कौन से टाइप के हैं? इंटीजर टाइप के हैं। तो हर एक को आप वैल्यू स्टोर करने के लिए यहाँ पर कंपाइलर क्या करेगा? प्लीज ये माइक ऑफ कर दो, जिसका भी आवाज आ रहा है। हाँ से ऊपर था तो न्यू कनेक्टिंग अलग अलग अकाउंट। ओके, तो क्या करेगा कंपाइलर भी, आपका एरे का डेटा टाइप जो भी होगा उसके हिसाब से हर एक एलिमेंट का साइज वहां पर हर एक एलिमेंट का साइज डिसाइड होगा और उसके हिसाब से मेमोरी में स्पेस एलोकेट होगा। ठीक है, इंटीजर है तो हर एक एलिमेंट का साइज कितना रहेगा? 2 बाइट का रहेगा हर एक का। तो हमने देखा भी था कि अगर फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 1003 है तो सेकंड एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा वहां पर, तो कि 1005 होगा। और ये सभी चीजें कहां पर होगी, कौन सी मैनर में होगी, तो कि सीक्वेंस में होगी, क्योंकि एरे का जो डेफिनेशन है उसमें ही आपको बोला गया है कि आपका जो एरे है उसका कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, कि उसके जो एलिमेंट है उसका साइज कितना है, फिक्स साइज का है, और जो भी है एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है वो क्या हो गए, सीक्वेंस में हो गए, यानी कि 1 बाय 1 उसको आप रिफर कर सकते हो, एक ही सीक्वेंस में हो गए मेमोरी एड्रेस के अंदर। ठीक है, तो ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। और तीसरा क्या था कि उसके जो भी एलिमेंट हो गए एरे के अंदर वो सेम डेटा टाइप के होंगे। ठीक है, तो हमारा एरे का कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलता है हमें, कि एरे का जो भी एलिमेंट होगा वो मेमोरी एलोकेशन में क्या होगा, एक ही सीक्वेंस में होगा। तो अब जब हम 2 डायमेंशनल एरे की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर सीक्वेंस क्या हो जाती है, एक ही सीक्वेंस में आता है ये? नहीं, एक ही सीक्वेंस में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका कंप्यूटर में मेमोरी एलोकेशन किस तरीके से होगा, तो वो हम देखेंगे कि अगर आपका एरे है वो 2 डायमेंशनल है तो उसका मेमोरी में अलोकेशन किस तरीके से होगा। तो उसका अलोकेशन भी क्या होगा, सिक्वेंशियली ही होगा, जैसे कि एरे का कैरेक्टरिस्टिक है उसी तरह। ठीक है, अगर हमारा ये 3x3 मैट्रिक्स है तो टोटल कितने एलिमेंट होंगे हमारे पास, 3 इंटू 3 9 एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, कंप्यूटर में 9 मेमोरी ब्लॉक्स के लिए आपका क्या होगा, स्पेस एलोकेशन होगा, और हर एक ब्लॉक का जो साइज होगा वो आपके डिक्लेरेशन के टाइप पर डिपेंड करेगा। अगर इंटीजर किया है तो 2 बाइट का होगा, फ्लोट के साथ किया है डिक्लेरेशन एरे का तो आपका हर एक एलिमेंट का साइज 4 बाइट होगा। ठीक है, अब इसका जो इंडेक्स रहेगा वो क्या रहेगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या होगा, तो कि 00, फिर 01, फिर 02, उसके बाद फर्स्ट रो खत्म हो गया, आपका रो वाइज यहाँ पर स्टोर होगा। ठीक है, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 10,
फिर 1 1, उसके बाद 1 2, सेकंड रो आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आएगा तो कि थर्ड रो की बारी आएगी, तो कि 2 0, फिर 2 1 एंड 2 2। तो ये आपका हो गया थर्ड रो। तो कंप्यूटर में जब मेमोरी एलोकेशन होगा आपके 2 डायमेंशनल एरे के लिए, तो वो कुछ इस तरीके से एलोकेशन होगा। सपोज ये 0 0 वाला जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस यहाँ पर 1004 है, और हमारा जो एरे है उसका डेटा टाइप इंटीजर है। तो यहाँ पर जो 0 1 वाला एलिमेंट होगा, ये वाला 0 1 वाला एलिमेंट होगा, उसका मेमोरी में एड्रेस क्या होगा, तो कि 2 बाइट है, तो उसके बाद क्या आएगा 1006। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? सर ये एक बार रिपीट करो ना, ये 1004 वाला। एक बार में रिपीट कर दो। ये मेमोरी एड्रेस है, ठीक है। वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब हम 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करते हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट यानी कि उसका व्यू इस तरीके से लेते हैं लॉजिकली, ठीक है। ये क्या है, लॉजिकल व्यू है आपका, कि आप उसको इस तरीके से एज्यूम कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में कंपाइलर इसको इस तरीके से कंप्यूट नहीं करता है या फिर स्टोर नहीं करता है। टेबल के फॉर्म में वो स्टोर नहीं करता है, लेकिन हम टेबल के फॉर्म में है, डेटा है, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। लॉजिकल मतलब हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो लॉजिकल व्यू जो आपका 2 डायमेंशनल एरे है वो कुछ इस तरीके का है, मैट्रिक्स के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में है। लेकिन एक्चुअल में जब ये डेटा कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर स्टोर होता है तो वो किस तरीके से होता है, इस तरीके से सीक्वेंस में होता है। उसमें वहां पर टेबल जनरेट नहीं होता है, उसमें क्या होता है, एक ही सीक्वेंस में वो डेटा को स्टोर करता है कंप्यूटर। लेकिन हमें ऐसा लगता है जब हम उसको एक्सेस करते हैं ये डेटा को, तो हम एक्सेस किस तरीके से करते हैं, कि इस तरीके से करते हैं कि वो क्या है, टेबल के फॉर्म में वहां पर स्टोर हुआ है, उसके हिसाब से हम उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपको वहां पर क्या नोटेशन देना होगा, स्टेटमेंट एक्सप्रेशन जो आपका होगा वो क्या होगा, ए ऑफ 10। तो हमने यहाँ पर एज्यूम किया था क्या, कि सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मुझे एक्सेस करना है, तो हम इंडेक्स कौन सा लिखेंगे, ए ऑफ 10 लिखेंगे। तो ए ऑफ 10 हमारे लिए क्या हो गया, रो और कॉलम के हिसाब से हमने वहां पर लिखा है। लेकिन जब मेमोरी में से कंपाइलर हमें ढूंढ के देगा तो उसको कहाँ से वो सर्च करेगा, इंडेक्स के बेस से सर्च करेगा कि ए ऑफ 10 वाली इंडेक्स कहाँ पर है, तो कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा वो वैल्यू हमें निकाल के दे देगा, लेकिन वहां पर जो स्टोर डेटा किया गया होगा वो टेबल के फॉर्म में नहीं होगा, वो इस तरीके से मेमोरी एड्रेस होगा, सीक्वेंस में जो होगा नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस होगा उसके हिसाब से स्टोर किया गया होगा, ठीक है। लेकिन हम उसको देखते हैं टेबल के फॉर्म में, और टेबल के फॉर्म के हिसाब से ही उसको एक्सेस करते हैं। सभी चीज सही है, लेकिन जो स्टोरेज का जो फैसिलिटी है कंप्यूटर के अंदर, वो कंप्यूटर खुद के हिसाब से अपने तरीके से उसको मैनेज करता है। और वो किस तरीके से उसको मैनेज करता है, तो कि एक ही सीक्वेंस में उसको मैनेज करता है, वो वहां पर टेबल के फॉर्म में स्टोर नहीं करता है। समझ में आ रहा है सबको? यस। ठीक है। तो यहाँ पर टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर नहीं हो रहा है, तो हमारा जो एरे का जो डेफिनेशन था उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक था कि क्या था, कि एरे का जो भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, सीक्वेंस में होगा, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसके बाद डायरेक्टली नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसका एड्रेस आएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड एलिमेंट का एड्रेस आएगा, उसके बाद फोर्थ एलिमेंट का एड्रेस आएगा। तो हमारा एरे का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी हमने यहाँ पर अचीव कर लिया है। अब बारी आती है कि ये जो मेमोरी एड्रेस हमने लिखी है 1004 और 1006, तो ये मैंने रेंडमली एज्यूम कर लिया है कि फर्स्ट एलिमेंट आपका एरे ए है, उसका फर्स्ट एलिमेंट यानी कि ये ए ऑफ 00 वाली जो वैल्यू है वो कौन से एड्रेस पर स्टोर हुई होगी, तो मैंने एज्यूम किया कि
फॉर एग्जाम्पल वो 1004 नाम का जो एड्रेस है वहां पर वो स्टोर हुई है। यह सिर्फ एज्यूम किया है, ठीक है, फिक्स नहीं है। कंप्यूटर क्या करेगा, जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे उस टाइम पे जो भी एड्रेस अवेलेबल होगा वहां से वो स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करते हैं कि जब हम ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब कंप्यूटर क्या करेगा, आपका जो एरे है उसका जो एलोकेशन है वो कौन से एड्रेस से स्टार्ट कर रहा है, तो कि 1004 नंबर का जो एड्रेस है वहां से वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, ये सिर्फ अजम्पशन है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके, तो ये जो फर्स्ट मेमोरी एड्रेस है उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे कि बाकी के जो सारे एलिमेंट है उसका मेमोरी एड्रेस किस तरीके से बाद में अलोकेट होगा कंप्यूटर के थ्रू, कि अगर फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 1004 है तो उसके बाद के जो भी सारे एलिमेंट है उसका मेमोरी एड्रेस कौन सा होगा वो हम पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो एरे का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, फिक्स है। कौन सा है, तो कि सीक्वेंस में वो क्या करेगा, हर एक एलिमेंट का मेमोरी में एलोकेशन करेगा एक ही सीक्वेंस में, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का जो स्पेस है वो खत्म होने के तुरंत बाद सेकंड एलिमेंट के लिए वो स्पेस अलोकेट करेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर आपका ये एरे ए है, उसका डेटा टाइप इंटीजर है, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके लिए कितनी स्पेस अलोकेट हुई होगी, तो कि 2 बाइट। और आपका जो स्टोरेज स्टार्ट हुआ वो कहाँ से हुआ है, 1004 नंबर की बाइट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो सेकंड एलिमेंट का हम मेमोरी एड्रेस निकाल सकते हैं कौन से बेसिस पर, तो कि 1004 से स्टार्ट हुआ है और उसको कैपेसिटी कितनी चाहिए, तो कि 2 बाइट की। तो उसके तुरंत बाद हमारा सेकंड स्टार्ट होगा, तो सेकंड कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा 1006 से स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट का एड्रेस हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आप में से कोई बता सकता है कि अगर मुझे ए ऑफ 21 वाला जो ये एलिमेंट है उसका मेमोरी में एड्रेस चाहिए तो कौन सा होगा, कोई बता सकता है? एटमो 21 यस, ए ऑफ, फिर से रिपीट करो, आपकी आवाज कट गई। 1018 21 ओके, 1018। और कोई आंसर है दूसरा? 1014 1014। ओके, और कोई आंसर? ओके, तो इसको आपको कैलकुलेट करना है कैसे, जैसे हमने सेकंड एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट किया उसी तरह से आप क्या कर सकते हो, बाकी के सारे एलिमेंट का एड्रेस आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर सेकंड एलिमेंट का क्या है 1006 है तो थर्ड का क्या होगा 1008। 1008। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट फोर्थ एलिमेंट यानी कि 1010 सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो उसका क्या होगा 010। उसके बाद जो 10। एलिमेंट है उसका क्या होगा 1012। 1012 उसके बाद जो है उसका क्या होगा 1014। 1014 उसके बाद जो है उसका क्या होगा 1016। 1016। और उसके बाद है उसका क्या होगा 1018। और जो लास्ट एलिमेंट है उसका क्या होगा 1020। तो आपका 1020। 1018 आंसर जो है वो करेक्ट है, ए ऑफ 21 एलिमेंट का एड्रेस। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। अभी मैं यहाँ पर एड्रेस आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हाँ देखो यहाँ पर जो एरे का जो आपका चैप्टर है उसके अंदर हम जो भी एलिमेंट को एक्सेस करेंगे उसको के जरिए एक्सेस करेंगे, तो कि एरे की इंडेक्स के जरिए, ठीक है।
लेकिन साथ में मैं आपको ये एड्रेस की बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके जब हम पॉइंटर को डिस्कस करेंगे तब पॉइंटर को हम एड्रेस की मदद से क्या करेंगे, वहां पर एक्सेस करेंगे। और जब पॉइंटर का कंसेप्ट आता है तो उसके साथ में आपको एड्रेस का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो उस टाइम पे आपको पता रहेगा कि अगर आपका 2 डायमेंशनल एरे है या फिर 1 डायमेंशनल एरे है और उसका डेटा टाइप कौन सा है, तो उसमें से जो नंबर ऑफ कोई भी एलिमेंट बीच में से अगर आपको कोई भी एलिमेंट निकालना है तो उसका एड्रेस कौन सा होगा वो आपको पता रहेगा। तो आप वहां पर उसको इजीली समझ पाओगे पॉइंटर को। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पर आपको साथ में ये कंसेप्ट भी बता रहा हूँ। अदरवाइज हमारा जो ये एरे का टॉपिक है उसमें जो भी एलिमेंट हमें चाहिए वो हम किसकी मदद से करेंगे, तो कि एरे का जो इंडेक्स है उसकी मदद से ही हम उसको एक्सेस करेंगे, या फिर उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो भी हम किसकी मदद से करेंगे, एरे की इंडेक्स की मदद से। और दूसरा एक पॉइंट ये भी है कि अगर आप इंटरव्यू के अंदर बैठते हो तब आपको पता होना चाहिए कि जो कोई भी वेरिएबल है या फिर कोई भी कंसेप्ट है वो कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर किस तरीके से आपका जो स्टोरेज है उसको यूटिलाइज करता है, उसमें किस तरीके से स्टोरेज अलोकेशन करता है, वो चीज़ आपको पता होगी तो आप अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, इंटरव्यू को फेस कर सकते हो। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि 2 डायमेंशनल एरे है लेकिन आपका जो एरे का डेफिनेशन है उसमें तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बताया गया है, सीक्वेंस बताया गया है, लेकिन यहाँ पर तो ये कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो अगर आपको ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन पता नहीं होता तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या होती है वहां पर कॉन्ट्राडिक्ट होती है, राइट। तो ये जो है टेबल फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ क्या है, लॉजिकल व्यू है, यानी कि आप उसको इस तरीके से एज्यूम कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में जो मेमोरी में एलोकेशन होता है वो किस तरीके से होता है, तो कि सीक्वेंस में होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, फिजिकली। ठीक है, यानी कि एक्चुअल मेमोरी में इस तरीके से आपका एरे का जो भी है एलोकेशन स्पेस का वो होता है। समझ में आ रहा है सबको ये बात? यस सर। यस सर अगर बाइट्स की वैल्यू अगर बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं, बाइट्स बढ़ाना है तो। कहाँ पर, ये 2 बाइट है उसकी जगह पर? हाँ, और अगर 2 बाइट्स है तो उसकी जगह हम 4 या 6 करना तो कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये कंपाइलर खुद से एज्यूम करेगा। किसके बेसिस पर, कि आपका जो एरे डिक्लेयर डेटा किया टाइप हुआ है उसका डेटा टाइप कौन सा है। यहाँ पर हमने इंटीजर एज्यूम किया है तो कंपाइलर खुद से क्या कर लेगा, वो भी डिपेंड है किसके ऊपर। अगर आपका कंपाइलर देखो, अगर आपका कंपाइलर है, ठीक है, वो 64 बिट का है तो उसके अंदर जो इंटीजर है उसका जो साइज हो वो कितना होगा, 4 बाइट्स होगा। ठीक है, और 32 बिट का है तो उसके अंदर जो इंटीजर डेटा टाइप है उसका साइज कितना होगा, 2 बाइट्स होगा। यहाँ पर हमने 2 बाइट्स कंसीडर क्यों किया, क्योंकि आपकी ज्यादातर बुक में जो कंसेप्ट लिखा गया है वो किसके बेसिस पर है, तो 32 बिट के बेसिस पर है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे ऑनलाइन कंपाइलर में, तो हमारा ऑनलाइन कंपाइलर कौन सा है, तो कि 64 बिट का है। तो वहां पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी कि अगर फर्स्ट एलिमेंट 1004 पर है तो सेकंड एलिमेंट कहाँ पर होगा, तो 1008 पर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कंपाइलर है वो कौन सा है, 64 बिट का है, और 64 बिट के कंपाइलर में इंटीजर डेटा टाइप के लिए 4 बाइट का स्पेस अलोकेट होता है। ठीक है, ये हम खुद से डिसाइड नहीं कर रहे कि कितना स्पेस एलिमेंट के लिए हमें एलोकेट करना है, वो कंपाइलर खुद से डिसाइड कर लेगा। किसके बेसिस पर, तो कि आपका जो एरे का डिक्लेरेशन होगा उसके बेसिस पर। ठीक है, अगर मैं इंटीजर ए, हमारा एरे जो है वो इंटीजर टाइप का है, ठीक है, तो कंपाइलर क्या करेगा, जितने भी एलिमेंट होंगे उसको इंटीजर डेटा टाइप को, यानी कि कोई भी एक एलिमेंट होगा उसको सिंपल जो इंटीजर डेटा वेरिएबल है उसके हिसाब से जितनी स्पेस चाहिए उतनी उसको मिलेगी। ठीक है, तो ये कंपाइलर खुद से डिसाइड करेगा, हमें डिसाइड नहीं करना है। अगर फ्लोट है, आपका एरे का डेटा टाइप कौन सा है, फ्लोट है, तो फ्लोट डेटा टाइप की जो भी
मेमोरी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से वहां पर एलोकेशन होगा। अगर डबल है आपका एरे का डेटा टाइप तो उसके हिसाब से वहां पर उसको स्पेस अलोकेट किया जाएगा। ये टोटली डिपेंड है आपका डेटा टाइप कौन सा आपने डिक्लेयर किया है एरे के लिए उसके ऊपर। हमें उसको एक्सटर्नली बोलना नहीं है, वो कंपाइलर खुद से डिसाइड करेगा डेटा टाइप के बेसिस पर। ठीक है, ओके सर। और किसी को कोई भी डाउट हो रहा है आज के सेशन में जो हमने डिस्कस किया उसमें से, तो पूछो अभी आप लोग। सर मुझे एक और डाउट है। हाँ बोलो। ये जो हमने 1014 106 वो सीरीज है, ओके, अगर हमें सीरीज सीक्वेंस में नहीं चाहिए और 104 106 1008 और उसके बाद फिर से हमें 1004 से स्टार्ट करना है तो कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, ये मेमोरी एड्रेस भी हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, वो भी सीक्वेंस में? हाँ देखो ये मेमोरी एड्रेस किसके बेसिस पर आएंगे। फॉर एग्जांपल आपका ये सारा जो मेमोरी एड्रेस है वो कहाँ पर अलोकेट होगा है आपको पता है। मेमोरी एड्रेस कहाँ से होगा, आपका जो रैम होता है कंप्यूटर में उसका एड्रेस है। अरे ठीक है, आपका जो कंप्यूटर में रैम होता है उसका मेमोरी एड्रेस है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, आपका क्रोम ब्राउजर ओपन है, तो कोई भी आपका जो भी एप्लीकेशन होगा या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर होगा आपके कंप्यूटर में, तो वो जब एक्टिव होगा, जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तब वो कुछ ना कुछ मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है उसकी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप विंडोज 10 चलाना चाहते हो तो उसके लिए भी मिनिमम स्पेसिफिकेशन होता है कि मिनिमम 4 GB रैम आपका होगा तो आपका जो विंडोज 10 है वो स्मूथली चलेगा। ठीक है, तो हाँ सर। विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको भी रन होने के लिए कुछ ना कुछ मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सभी चीजें होती है वो कहाँ पर होती है, तो कि आपका जो रैम होता है उसके अंदर स्टोर होता है। ठीक है, और जो रैम का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि जब कभी भी आप अपना डिवाइस है उसको पावर ऑफ कर दोगे तो रैम में जो भी डेटा होगा वो सारा डेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, डिवाइस पावर ऑफ करोगे तो आपका रैम में जो भी डेटा होगा वो सारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए रैम का फुल फॉर्म है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करेगो, फॉर एग्जांपल आपका 8 GB का यहाँ पर रैम है, जैसे ही कंप्यूटर आपने ऑन किया, सपोज आप विंडोज 10 यूज कर रहे हो तो आपका फॉर एग्जांपल अप टू 3 GB आपके ओएस के थ्रू क्या हो रहा है यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, बाकी बचा कितना, 5 GB। उसमें से आपने फॉर एग्जांपल क्रोम ब्राउजर ओपन किया है और ब्राउजर में भी आपने नंबर ऑफ टैब्स ओपन किए है, उसके हिसाब से वो क्या करेगा, वहां पर मेमोरी अलोकेट होगा। ठीक है, हर एक टैब के लिए कुछ ना कुछ वहां पर एक्स्ट्रा वहां पर स्पेस अलोकेट होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास क्रोम ब्राउजर है, उसके थ्रू आपने 500 MB का मेमोरी यूटिलाइज किया है। ठीक है, उसके बाद सपोज यहाँ पर आपने टोटल कितना यूज किया, 5.4 GB समथिंग यूज किया है यहाँ पर। ठीक है, अब आप अपना सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, आपने एक कॉलम का जो टेब ओपन था उसमें से आपने एक टेब में क्या किया है, यहाँ पर आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है कंप्लीट। ठीक है, अब आपने उसको एग्जीक्यूट किया तो क्या होगा, देखो ये आप प्रोग्राम यहाँ पर एग्जीक्यूट करोगे तो उसका मेमोरी एलोकेट आपके कंप्यूटर में नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो है वो सर्वर पर हम है। ठीक है, तो इसको भूल जाओ, ये हमारे एग्जांपल में एक्चुअल में बैठेगा नहीं। और यहाँ पर हम टर्बो सी को कंसीडर करते हैं कि आपने टर्बो सी ओपन किया हुआ है और उसके अंदर आपने क्या किया है, यहाँ पर सी प्रोग्राम कोई भी लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एरे का प्रोग्राम लिखा हुआ है, और उसमें आप क्या करते हो, कोई एरे है इंटीजर ए और उसका साइज है 10, इस तरीके से डिक्लेयर करते हो, तो जब आपका यह प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब कंपाइलर क्या करेगा, ये लाइन को रीड करेगा तो वो मेमोरी अलोकेट करेगा। कहाँ पर अलोकेट करेगा, जहां पर उसको
सीक्वेंस में इतनी स्पेस मिलेगी कि वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो मेमोरी है उसको अलोकेट कर सके। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्पेस कहाँ पर मिलना वहां पर मिलना चाहिए, एक ही सीक्वेंस में मिलना चाहिए, और वो मेमोरी स्पेस क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। अगर यहाँ पर 500 MB में से फॉर एग्जांपल यहाँ पर छोटा सा 1 बाइट का स्पेस फ्री हुआ है, ठीक है, तो वहां पर ये एलोकेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो पूरा का पूरा रिक्वायर्ड स्पेस है वो नहीं मिलेगा। पूरा ये एरे ए को टोटल कितनी बाइट चाहिए, तो कि एक एलिमेंट को 2 बाइट, इंटीजर है उसके लिए तो टोटल 10 है, तो टोटल 20 बाइट चाहिए वहां पर। ठीक है, तो कंपाइलर आपका क्या करेगा कि आपकी जो रैम है उसमें उसको एक ही साथ में 20 बाइट का स्पेस मिलेगा फ्री वाला, वहां से उसका फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टार्ट करेगा और उसके बाद अप टू कहाँ जाएगा, 10 एलिमेंट तक। ठीक है, तो ये एलोकेशन कब होगा कि जहां पर फ्री है, लेकिन यहाँ पर देखो बीच में 1 बाइट फ्री है तो वहां पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो सीक्वेंस में होना चाहिए। तो जब कभी भी मेमोरी में पूरा का पूरा 20 बाइट का ब्लॉक मिलेगा तो वो उसको क्या करेगा, रिजर्व करेगा, बाद में 20 में से 10 अलग अलग ब्लॉक्स बनाएगा और हर एक ब्लॉक में उसको एक इंडेक्स वहां पर असाइन करेगा कंपाइलर। समझ में आ रहा है सबको? यस तो ये जो फर्स्ट एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होता है होगा वो टोटली क्या है, कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड है, कौन से टाइम पे कौन सा मेमोरी एड्रेस फ्री है आपका उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। सर और किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो अभी। है किसी को कोई डाउट इसमें? ओके, नो तो सर ओके, तो थियरी का जो भी पोर्शन था एरे के रिगार्डिंग वो हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर सब लोग। ठीक है, अब हम प्रोग्राम में जो 2 डायमेंशनल एरे है उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रोग्राम में उसको यूज करना है। तो कोई भी चीज आपको प्रोग्राम में यूज करनी होगी तो पहले क्या करना होगा, उसका डिक्लेरेशन करना होगा। ठीक है, पहले क्या करेंगे, हम डिक्लेरेशन करेंगे। जैसे कि हम 1 डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन करते थे उसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन करेंगे। डिफरेंस क्या रहेगा, सिर्फ एक ही डिफरेंस रहेगा, क्या रहेगा, यहाँ पर हमें 2 अलग अलग स्क्वायर ब्रैकेट में, पहला जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें किसका साइज देना है, रो का साइज देना है, और दूसरा जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें हमें कॉलम का साइज देना है। ठीक है, फर्स्ट जो रिफर करेगा वो किसको रिफर करेगा, रो को रिफर करेगा, और दूसरा है वो किसको रिफर करेगा, क्योंकि कॉलम को रिफर करेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है कि जो हमारा एरे ए है उसका साइज क्या है, क्योंकि 3 रो है उसके अंदर और 2 कॉलम है, और उसके अंदर जो भी एलिमेंट स्टोर होंगे वो हर एक एलिमेंट का डेटा टाइप क्या है, तो कि इंटीजर। तो अगर हम उसको लॉजिकली रिप्रेजेंट करें यहाँ पर तो क्या होगा, 3 रो होंगी यहाँ पर। ठीक है, और 2 कॉलम होंगी, 3 रो और 2 कॉलम। तो रो नंबर हम स्टार्ट कर ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से 0 to 2 तक जाएंगे, और कॉलम नंबर आपका वो भी 0 से स्टार्ट होगा, 0 1, क्योंकि हमारे पास टोटल कॉलम कितनी है, 2 है, और टोटल रो कितनी है हमारे पास, 3 है। तो ये क्या हो गया आपका, फॉर एग्जाम्पल 3x2 मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि हम टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, और 3 का मतलब क्या है, 3x2 का, तो क्रॉस से पहले जो भी नंबर आएगा वो अगेन किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को रिप्रेजेंट करता है।
और क्रॉस के बाद का जो भी नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। तो अगर मैं 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बोलूं तो आपको ये समझना है कि उसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, और हर एक कॉलम में यहाँ पर तो क्या होगा, एलिमेंट की वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है सबको ये चीज? यस सर। ओके। अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स होगा तो उसमें क्या होगा, 3 रो होगी और 3 कॉलम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो ये एरे ए है जो कि है 3 क्रॉस 2 का है। ठीक है, एरे ए क्या है, 3 क्रॉस 2 का एरे है, यानी कि 3 रो है और 2 आपकी कॉलम है। तो जब ये डिक्लेरेशन होगा, कंपाइलर जब इसको एग्जीक्यूट करेगा तो इसके लिए मेमोरी में जो स्पेस अलोकेट होगा वो कितनी बाइट्स होंगी, बता सकता है कोई? टोटल एरे ए के लिए 12 बाइट होगी। 12। ओके, और कोई आंसर? 12। ओके, यहाँ पर 12 बाइट होगा। क्यों? क्योंकि हमें टोटल कितने एलिमेंट स्टोर करने हैं, तो कि 3 रो और 2 कॉलम। तो डायरेक्ट हम इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 3 × 2। तो टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट होंगे। और हर एक एलिमेंट का साइज कितना होगा, तो कि हमारे डेटा टाइप के हिसाब से इंटीजर तो 2 होगा, तो 6 × 2 अगेन करेंगे तो आंसर क्या होगा हमारा, 12 होगा। तो कभी कभी आपका जो इंटरव्यू है आपको इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ट्रिक करके, कि अगर आपका एरे का डिक्लेरेशन इतना है तो उसको मेमोरी में कितनी स्पेस अलोकेट होगी टोटल। ठीक है, टोटल पूछेगा। हर एक एलिमेंट की तो आपको पता ही होगी कि वो इंटीजर है तो 2 बाइट होगा। टोटल पूछेगा तो कितना होगा, जितने भी एलिमेंट होंगे इनटू डेटा टाइप का साइज। तो यहाँ पर हमारे केस में 12 बाइट का होगा। ठीक है, तो डिक्लेरेशन सबको पता चल गया। तो ये जो डिक्लेरेशन किया वो हमने किस तरीके का किया है डिक्लेरेशन यहाँ पर, तो कि ये डायनामिक डिक्लेरेशन है। ठीक है, उसमें हमने इनिशियलाइजेशन नहीं किया है, सॉरी, डायनामिक इनिशियलाइजेशन के लिए हमने डिक्लेरेशन किया है। अगर स्टैटिक इनिशियलाइजेशन करना है तो हम कैसे करेंगे, तो सेम वे में करेंगे जैसे हम 1 डायमेंशनल एरे में करते थे, वैसे ही यहाँ पर मैं एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर आपको एक इंटीजर a ऑफ 2 is equal to for value 3, 7, 9 and 15। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट जो 2 वैल्यू होंगी वो कहाँ पर जाएगी, तो कि फर्स्ट रो में जाएगी, और सेकंड 2 वैल्यू होगी वो कहाँ पर जाएगी, उसकी बाद की रो में। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन में अगर आप एक्सेस करोगे तो किस तरीके से होगा, तो उसका जो वे होगा पाथ का वो किस तरीके से होगा, आप टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करोगे, राइट तक जाओगे, जैसे ही राइट कंप्लीट हो जाए वापस से कहाँ पे आओगे, लेफ्ट में आओगे और वापस से राइट तक जाओगे। तो इस तरीके से आपका जिगजैग होगा। ठीक है, तो 3 कहाँ पर स्टोर होगा आपका, फर्स्ट पोजीशन पे, उसके बाद 7, उसके बाद 9 और उसके बाद 15। कुछ इस तरीके से आपका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिया, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन इसका देख लिया। अब हम क्या करते हैं, एक सैंपल प्रोग्राम बनाते हैं और उसको जो अभी तक हमने डिस्कस किया है उसके हिसाब से वैल्यू को एक्सेस करके चेक करते हैं कि हमें किस तरीके से वहां पर वैल्यू मिल रही है। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर पहले जो भी हमारे इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट है उसके अंदर जो हम फंक्शन यूज कर रहे हैं उसको यूज करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरी है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की, उसको हम लिंक कर देते हैं हमारे प्रोग्राम के साथ। उसके बाद हम मेन फंक्शन यहाँ पर लिख देंगे और
मेन फंक्शन में अब हम क्या करेंगे, एरे का डिक्लेरेशन करेंगे। ठीक है, तो अभी जो हमने एग्जांपल देखा उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अभी 2 क्रॉस 2 का एरे डिक्लेयर करते हैं और उसको वैल्यू भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर इनिशियलाइज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो 4 एलिमेंट की वैल्यू हमने यहाँ पर उसको दे दी, हर एक एलिमेंट की वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा, इनमें से कोई भी एक एलिमेंट है उसकी वैल्यू को मैं क्या करवाऊंगा, यहाँ पर प्रिंट करवाऊंगा। तो यहाँ पर देखो आपका जो एलिमेंट है एरे का, उसका डेटा टाइप कौन सा है, तो कि इंटीजर टाइप का है। तो इंटीजर टाइप का कोई भी वेरिएबल हो या फिर वैल्यू हो, उसको प्रिंट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे, तो कि %d का इस्तेमाल करेंगे। अगर मुझे यहाँ पर 5 नंबर को प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, कोई बता सकता है? 0 2 0 ए ऑफ 1 0 1 0 1 0। ओके, अभी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमने जो डिस्कशन किया उसके हिसाब से हमें आंसर मिलता है। तो देखो आपको आउटपुट में जो आंसर मिलता है वो कौन सा मिल रहा है, तो कि 5 मिल रहा है आपको यहाँ पर। सर ठीक है, आप 0 2 करके देखो एक बार तो 0 2 ओके। ठीक है, इसको मैं अगेन रन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या मिला आपको, 5 मिला। क्यों मिला, अगर ये टर्बो सी में आप करोगे तो नहीं मिलेगा, गार्बेज वैल्यू कोई भी मिलेगा। ये जो आपका ऑनलाइन कंपाइलर है वो क्या हो गया है, जो आपका ऑनलाइन कंपाइलर है वो अपडेटेड रहता है ज़्यादा, उसके हिसाब से उसने अपने खुद के हिसाब से क्या कर लिया, उसका यहाँ पर 1 डायमेंशनल एरे में उसको कन्वर्ट कर दिया, एक रो वाला। और उसमें क्या कर दिया, नंबर ऑफ कॉलम उसने क्या कंसीडर कर लिया, 4 कंसीडर कर लिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने उसको उस तरीके से एक्सेस किया उसके हिसाब से। अगर आप ये प्रोग्राम टर्बो सी में करते हैं तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली क्या मिलता, गार्बेज वैल्यू मिलता। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर यस हमें क्या करना है, आपका जो सिलेबस है उसमें क्या है कि जो टर्बो सी कंपाइलर है उसके हिसाब से, यानी कि आपका जो बुक है वो उसके हिसाब से आपका टर्बो सी डिजाइन किया गया है, आपके जो बुक का जो भी कंसेप्ट है उसके हिसाब से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी हम यूज क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि विंडोज 10 में उसका कंपेटेबिलिटी नहीं मिल रहा है हमें। जो ओल्ड वर्जन एक्सपी और विंडोज 7 था वहाँ पर मिल रहा था उसका वर्जन, अभी भी वो मैं फाइंड कर रहा हूँ। जब हमें मिल जाएगा तो उसके ऊपर भी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कि उसमें किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो ये था आपका, सर विजुअलाइज स्टूडियो में नहीं हो सकता? सॉरी, विजुअलाइज स्टूडियो नहीं आता, सी प्रोग्रामिंग, जावा और सभी के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ, लेकिन उसमें भी जो कंपाइलर सारे होते हैं वो अपडेटेड रहते हैं, क्योंकि वो सारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो रियल टाइम में वहाँ पर वो यूज कर रहे हैं ASP.NET के साथ में। तो उसमें भी जो इंटरनल मॉड्यूल रहते हैं प्रोग्रामिंग के, कि जिसमें से ये सारी इंफॉर्मेशन निकल के आती है, मेमोरी का मैनेजमेंट होता है, वो सारा क्या होता है, लेटेस्ट अपडेटेड होता है। तो वही चीज़ तो हमारे यहाँ पर ऑनलाइन कंपाइलर में भी है। तो वो क्या हो रहा है, वहाँ पर अपडेटेड है ज़्यादा। तो उसके हिसाब से जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किया उसके हिसाब से ये खुद से डिसाइड कर रहा है कि अगर आपने इस तरीके से यूज किया है तो आपका जो एरे है उसको उसने डिक्लेरेशन में क्या कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया खुद से ही। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर ओके, मैं टर्बो सी भी मैं ढूंढने की ट्राई करूंगा। ठीक है, जो अगर मैं कम, एक्चुअली मेरे पास वो वर्जन अवेलेबल है लेकिन विंडोज 7 के साथ कंपेटेबल नहीं है, सॉरी विंडोज 10 के साथ। तो मैं वो ट्राई करूंगा कि किस तरीके से उसका कंपेटेबल भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से हम उसमें भी ट्राई करेंगे। सर। हाँ जी, सर तो ऊपर से राइट लैंग्वेज से टर्बो नहीं आएगा? आपका आवाज कट हो रहा है, प्लीज रिपीट करो।
राइट कॉर्नर पे जो है आप साइड लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, बहुत सी करके कहाँ पर? ये वाला यहाँ पर सी सी प्लस प्लस वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर टर्बो सी दिया हुआ है, देखते हैं यहाँ पर होता है कि नहीं है। रनिंग टर्बो सी प्रोजेक्ट ऐसा आया लेकिन कुछ मिला नहीं हमें आउटपुट, कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पर ऑनलाइन में। देखो हाँ आया कुछ। यहाँ पर देखो मेमोरी एड्रेस भी आपको दिखा रहा है टर्बो सी में। यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपको? मेमोरी एड्रेस भी दिखा रहा है। लेकिन अगेन यहाँ पर क्या है, जो बैकग्राउंड में जो यूज हो रहा है आपका कंपाइलर वो तो सेम ही है, लेकिन सिर्फ जो आपका विजुअल इफेक्ट है वो चेंज हो रहा है टर्बो सी में, ठीक है। और जो मैं एक्चुअल टर्बो सी की बात कर रहा हूँ वो कंपाइलर या वो पूरा का पूरा क्या है, डिफरेंट कंपाइलर है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपाइलर तो सेम ही यूज कर रहा है जैसे कि हम यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल में कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर जो विजुअलाइजेशन है आपका वो चेंज हो रहा है। तो आंसर तो आपका वही आएगा, 5 ही दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये टर्बो सी लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल जो टर्बो सी का जो भी प्रॉपर्टी है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? सबको नहीं दिख रहा है? दिख रहा है दिख रहा सर, है, सब सर दिख रहा है, सब दिख रहा है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो आज जो ये वाला क्या देखा कि जो हमारा 2 डायमेंशनल एरे है उसको हम स्टैटिक इनिशियलाइजेशन किस तरीके से कर सकते हैं वो हमने डिस्कस किया। और एक्चुअल में जो हम 2 डायमेंशनल एरे को जब हम डिक्लेयर करते हैं तब कंप्यूटर में मेमोरी किस तरीके से अलोकेट होती है वो भी हमने चीज़ डिस्कस की। बाद में हर एक एलिमेंट को मेमोरी एड्रेस किस तरीके से मिलता है वो चीज़ भी हमने डिस्कस की। और प्रोग्रामेटिकली स्टैटिकली हमने 2 डायमेंशनल एरे को यहाँ पर डिक्लेयर करके उसकी वैल्यू को भी इनिशियलाइज किया और उसमें से एलिमेंट को भी हमने एक्सेस किया, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर हम वैल्यू स्टैटिक की जगह क्या करेंगे, डायनामिक यूज करेंगे। यानी कि जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तभी हम वहाँ पर यूजर से क्या करवाएंगे, इनपुट के तौर पे वैल्यू को एंटर करवाएंगे और उसको हम वापस से कहाँ पर स्टोर करेंगे, क्योंकि हमारे एरे के अंदर, जैसे कि हमने 1 डायमेंशनल एरे में किया था उसी तरह 1 डायमेंशनल एरे में हमने जो भी एलिमेंट थी उसकी वैल्यू को रीड करने के लिए क्या यूज किया था, कोई बता सकता है? स्कैनएफ। यस, स्कैनएफ यूज किया था। साथ में दूसरा क्या यूज किया था हमने? और लूप। लूप के अंदर हमने क्या किया था, स्कैनएफ का स्टेटमेंट किया था, ठीक है। सर इसमें तो नेस्टेड फॉर लूप लेना पड़ेगा ना? यस, ठीक है। वहां पर हमारे पास क्या था, ओनली 1 इंडेक्स था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे है हमारे पास, ठीक है। 2 डायमेंशनल एरे है हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगा, एक रो होगा और दूसरा क्या होगा, कॉलम होगा। तो दोनों की वैल्यू हमें क्या करनी है, चेंज करनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, एक जो फॉर लूप हम लगाएंगे और रो का जो भी वैल्यू है उसको मेंटेन करने के लिए हम यूज करेंगे और दूसरा जो फॉर लूप है वो हम कॉलम की वैल्यू को मेंटेन यानी कि मैनिपुलेट करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो आज के सेशन में हम उसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो ये जो डायनेमिक इनिशियलाइजेशन है 2 डायमेंशनल एरे का वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको हिंट दे दी है कि आपको इसमें क्या करना है, 2 फॉर लूप का इस्तेमाल करना है, एक रो के लिए और दूसरा कॉलम के लिए। तो आप लोग ट्राई करना, अगर आपसे हो सके तो अच्छा है। अगर आपने 1 डायमेंशनल में प्रैक्टिस किया होगा तो 2 डायमेंशनल में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि ये देखो, ये जो पिरामिड वाला जो हमने किया था
प्रोग्राम सारे, उसमें भी हमने क्या किया था, एक जो फॉर लूप लिया था वो किसके लिए लिया था, रो के लिए, और दूसरा हर एक रो में कितने पिरामिड प्रिंट करने हैं, यानी कि इसको आप एज ए कॉलम कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो आप वहां से रेफरेंस ले सकते हो कि रो और कॉलम दोनों की फॉर लूप को किस तरीके से आपको मैनेज करना है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो आज के सेशन में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो अभी। सर ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन हम